Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss first year biology जो रिलेट करता है सिंटैक्स बुक. सो फ्रेंड, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स के एक्सरसाइज एमसीक्यूज जो हैं हमारे पास, आज वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज एमसीक्यूज हमारे पास हैं. सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें. अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं एक एक एमसीक्यूज़ डिटेल में समझाऊंगी ताकि जो चैप्टर है हमारा वो कवर हो जाए. सो फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ. आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा. फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो कि एक्टिव साइट को क्या करे, बाइंड करे एंजाइम के. तो फर्स्ट ए हमारे पास है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, बी हमारे पास है एलोस्टेरिक इनहिबिटर, सी हमारे पास है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर और कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, डी हमारे पास है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट क्या है, हर एंजाइम का एक ग्रुप होता है जहाँ मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट आकर बैठता है, जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं. सो फ्रेंड्स, इस एमसीक्यूज में हमें सबस्ट्रेट नहीं दिया, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, इनहिबिटर्स की बात हो रही है. इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स इनहिबिटर्स की दो टाइप्स होती हैं. एक होती है जो सबस्ट्रेट की जगह पर बैठता है और एक होती है जो सबस्ट्रेट की जगह पर नहीं बैठता बल्कि एंजाइम के कहीं और साइड पर जाकर बैठ जाता है. अब इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं या एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं. वो क्या कहलाते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं. सो फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारे पास एंजाइम है और ये क्या है, एक्टिव साइट है. अब इस एक्टिव साइट पर कौन आके बैठेगा, सबस्ट्रेट आकर बैठेगा. अभी मैंने बताया कि इनहिबिटर की दो टाइप होती हैं, एक होती है कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर, एक होती है नॉन कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर. कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर है जो क्या करता है, एक्टिव साइट पर आकर बैठ जाता है, और नॉन कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर वो होता है जो एंजाइम के कहीं पर भी जाकर बैठ जाता है और क्या करता है, एक्टिव साइट की जो शेप है उसको चेंज कर देता है. और ये कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर जो है, जो सबस्ट्रेट की जगह पर आकर बैठता है, वो बिल्कुल कैसा होता है, सबस्ट्रेट जैसा होता है. अगर वो सबस्ट्रेट जैसा ना हो तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकता है, वरना नहीं. जो एक्टिव साइट पर आकर बैठता है वो कहलाता है एक्टिव कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर, जो सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, कंपटीशन करता है. और नॉन कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपटीशन नहीं करते बल्कि वो एंजाइम की कहीं पर भी जाकर बैठ जाते हैं, उन्हें एक्टिव साइट की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो फ्रेंड्स, कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर्स वो हैबिटर्स होते हैं जो कैसे होते हैं, बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, मतलब कि रोक सकते हैं. वरना अगर उसकी सबस्ट्रेट की तरह ना हो तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को नहीं रोक सकते. और ये कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, ये कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ. आई होप कि आपको कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर और नॉन कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर समझ आया होगा. सो फ्रेंड्स, ऑप्शन में ए हमारे पास क्या है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स. अब एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स कौन होते हैं, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा. मतलब कि एलोस्टेरिक का मतलब है ये कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का मतलब ये है कि ये एक्टिव साइट पर आकर नहीं बैठेगा लेकिन दूसरी साइट पर बैठेगा और क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा. उसे हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स कहते हैं. बी हमारे पास है एलोस्टेरिक इनहिबिटर. सो फ्रेंड्स, ये जो साइट है ये क्या कहलाती है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी कहलाती है. ये भी वही काम करती है जो नॉन कम्प्यूटेटिव इनहिबिटर करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर. ये एक्टिव साइट पर आकर नहीं बैठती बल्कि एंजाइम के कहीं भी जाकर बैठ जाती है. वो क्या कहलाती है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, जो कि क्या करती है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकती है और उसकी शेप को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, ताकि जो सबस्ट्रेट है वो आकर ना बैठे.
बी हमारे पास है एलोस्टेरिक इनहेबिटर, इसका भी यही काम होता है। सी हमारे पास है नॉन कम्प्यूटेटिव इनहेबिटर, अभी हमने बात की नॉन कम्प्यूटेटिव इनहेबिटर क्या करता है, एक्टिव साइट पर नहीं बैठता और कहीं और जाकर बैठ जाता है और क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देता है, शेप को चेंज कर देता है। कम्प्यूटेटिव इनहेबिटर्स वो हैबिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, होते तो बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसे हैं और क्या करते हैं, और सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट है वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रोकते हैं, मतलब कि कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। तो फ्रेंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच मॉलिक्यूल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो बाइंड करता है एक्टिव साइट एंजाइम के। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, डी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो कैसा होता है, बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा होता है और वो क्या करता है, सबस्ट्रेट की जगह पर आकर बैठ जाता है और बाइंड हो जाता है और क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। देन हमारे पास 2 है, विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली इनहेबिटेड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक ऐसा केमिकल जो स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, ये इनको किल कर देता है। अब ये कैसे किल करता है, या उनकी इम्पोर्टेंट फंक्शन को जाके रोकता है या फिर एंजाइम की मतलब कि एंजाइम को रोक देता है, वो क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। सो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक ऐसा केमिकल होता है जो कि क्या करता है, वो होता तो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है और उनको किल कर देता है। अब ये कैसे किल करता है, ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन को जाके रोकता है या एंजाइम को रोकता है, बात तो एक ही है। अब हमें समझ आया है कि एंटीबायोटिक है क्या। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली इनहेबिटेड बाय एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब यही पूछा है कि बैक्टीरिया जो है उसका कौन सा प्रोसेस है जिसको जाके ये वाली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो इस कैटेगरी में आती है जिसमें हम कहते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, अगर तो आप पेनिसिलिन लेते हैं तो पेनिसिलिन बैक्टीरिया को अपनी सेल वॉल सिंथेसिस नहीं करने देती। जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसको बचाने के लिए उसको बचा के रखती है। अब सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया का सेल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि क्या होती है, अब ये जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, देखें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन क्या होती है, देखें अगर किसी के अंदर बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है, ठीक है ना, अब उसने बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया तो आप पेनिसिलिन लेते हैं, हमने क्या लिया, पेनिसिलिन ले ली, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हमने क्या ले ली, पेनिसिलिन ली। अब जो पेनिसिलिन जो है ना वो बैक्टीरिया को अपनी सेल वॉल सिंथेसिस नहीं करने देगी। जब बैक्टीरिया सेल वॉल ही नहीं बनाएगा तो अब सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हमें पता है, जो उसको बचा के रखती है। अब सेल वॉल ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया का सेल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली इनहेबिटेड बाय एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। वो कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस है बैक्टीरिया का जो डायरेक्टली क्या करता है, इनहेबिटेड करता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से। फर्स्ट हमारे पास है ए, हमारे पास है सेलुलर रिस्पायरेशन, नहीं। बी हमारे पास है एटीपी हाइड्रोलाइसिस, सी हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ फैट, और डी हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। तो अभी हमने पढ़ा ना, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन क्या करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनाने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी, सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको सेकेंड MCQ समझ आया होगा। देन वी विल डिस्कस हाउ
थर्ड हमारे पास है हाउ डज एन इंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। इंजाइम कैसे अपनी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए हमारे पास है बाय एडिटिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एडिटिंग एक्टिवेशन एनर्जी के जरिए नहीं। बी हमारे पास है बाय लॉवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो बी क्या है, करेक्ट आंसर है। सी हमारे पास है बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डी हमारे पास है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बी क्यों करेक्ट है भाई, देखें बाय लॉवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये लोअर करती है एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो है जो क्या करती है, रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती है। और अगर एंजाइम नहीं है तो देखें एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना हमारे पास, ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करती है एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो है जो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती है। और अगर हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी लेकिन एंजाइम नहीं है, तो अब क्या होगा, तो रिएक्शन होने में क्या होगा, टाइम लगेगा एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट करने में। इसलिए जब एंजाइम आ जाता है तो रिएक्शन में हमें क्या चाहिए होती है, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है। सो फ्रेंड्स बी क्या है, करेक्ट आंसर है। इस वजह से अगर एंजाइम मौजूद है तो हमें क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए, लो एक्टिवेशन एनर्जी पे भी क्या करेगा, एंजाइम काम करेगा। अगर एंजाइम नहीं होगा तो हमें क्या लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हमें एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। अब इधर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, एंजाइम कैसे अपनी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो जब वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, बाय लॉवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लॉवर करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, एंजाइम की स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। आई होप आपको थर्ड समझ आया होगा एमसीक्यूज। फोर्थ हमारे पास है एन एलोस्टेरिक साइट ऑन एन एंजाइम इज, एलोस्टेरिक साइट ऑफ एन एंजाइम इज, एलोस्टेरिक साइट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है फीडबैक इनहिबिटर में। ए हमारे पास है द सेम एज द एक्टिव साइट, बी हमारे पास है वेयर एटीपी अटैच्ड एंड गिव अप इट्स एनर्जी नहीं, सी हमारे पास है ऑफन इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशंस, और डी हमारे पास है एट द अपोजिट साइट ऑफ एक्टिव साइट। तो सी क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर है, इन्वॉल्व होती है ये फीडबैक इनहिबिटर में। एलोस्टेरिक साइट अभी मैंने आपको दिखाई थी, एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, वो कहीं भी जाके एंजाइम की क्या होती है, एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होती, कहीं पर भी जाके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। और क्या करती है, ये इन्वॉल्व होती है किसमें, फीडबैक इनहिबिटर में, मतलब कि फीडबैक इनहिबिशन में क्या होती है, ये इन्वॉल्व होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑफन इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिटर। और डी क्या दिया हुआ, एट द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड तो नहीं होती ना, कहीं पर भी जाके अटैच हो जाती है, एक्टिव साइड से अपोजिट तो नहीं होती। तो सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। 5 हमारे पास है। सो फ्रेंड्स यहाँ तक जो पूछा है वो ये नहीं देखे कि एमसीक्यूज पे टिक कीज हमारी लगी हुई हैं तो हम जल्दी से देखें और सॉल्व करें, नहीं। अगर हम एक एक एमसीक्यूज को अच्छे से समझेंगे तो हमें क्या होगा, और एमसीक्यूज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो फ्रेंड जो स्टूडेंट यहाँ तक अभी पहुँचे हैं वो मुझे कमेंट में डन लिखें और बताएं कि कौन कौन यहाँ तक पहुँचा है। 5 हमारे पास है अ टेम्परेचर बियॉन्ड ऑप्टिमम, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से लो या हाई हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अ टेम्परेचर बियॉन्ड ऑप्टिमम। सो फ्रेंड्स फर्स्ट हमारे पास है कैन इफेक्ट द शेप ऑफ एन एंजाइम, बी हमारे पास है लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सी हमारे पास है मेक सेल लेस सस्पेक्टेबल टू डिजीज, डी हमारे पास है बोथ ए एंड सी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कैन इफेक्ट द शेप ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की जो शेप होती है उसको इफेक्ट कर सकता है। भाई देखें जब क्या हो, टेम्परेचर हम हाई लेते हैं, जब टेम्परेचर क्या हो एंजाइम का हाई हो, वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 87 होता है। सो फ्रेंड्स अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, जो एंजाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, मतलब कि एंजाइम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी
मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपनी एक्टिविटी को सही नहीं करेगा। और अगर लो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एंजाइम भी उसी मतलब कि जब एंजाइम की जो एक्टिवेशन मतलब कि टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर वो हम लो कर देते हैं तो क्या होगा, एंजाइम क्या होगा, अपनी एक्टिविटी को सही परफॉर्म नहीं करेगा। और जब अपनी एक्टिविटी को सही परफॉर्म नहीं करेगा तो एंजाइम सही तरीके से वर्क भी नहीं करेगा। और अगर हाई होगा तो मतलब उसकी जो शेप है उसमें क्या होगा, चेंज आ सकता है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है जब भी ये अपने सही नहीं करेगा। इसी वजह से जो होता है एंजाइम को क्या चाहिए होता है, प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पर वो क्या करता है, सही तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब टेम्परेचर क्या हो, हाई हो या लो हो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा एंजाइम पर। तो ए क्या है, करेक्ट आंसर है, कैन इफेक्ट द शेप ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, इफेक्ट कर सकती है। लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, लोअर तो नहीं होगी एक्टिवेशन एनर्जी। मेक सेल लेस सस्पेक्टेबल टू डिजीज, डिजीज हो सकते हैं, हाँ हो सकता है सम, ये थोड़ा बहुत सही भी है लेकिन रॉन्ग है। लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए, कैन इफेक्ट द शेप ऑफ एन एंजाइम। ए क्या है, करेक्ट आंसर है 5 का। सो फ्रेंड देन हमारे पास है 6, न्यूक्लिक एसिड विच ऑल्सो सर्व एज एंजाइम्स आर। न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो सर्व एज एंजाइम की, एज ए एंजाइम होती है। कैसे होती है, देखिए भाई, न्यूक्लिक एसिड विच ऑल्सो सर्व एज एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड कैसे एंजाइम है, ए हमारे पास है न्यूक्लियोप्रोटीन, नहीं न्यूक्लियोप्रोटीन तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है ना, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, तो ये तो एंजाइम नहीं है। बी हमारे पास है राइबोजाइम्स, सी हमारे पास है राइबोसोम्स और डी हमारे पास है को एंजाइम्स। को एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं, नॉन प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। हमसे क्या पूछे जा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड कैसे एंजाइम से सर्व एज एंजाइम है। सो फ्रेंड्स बी क्या है, करेक्ट आंसर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो कैसे, राइबोजाइम्स क्या है, राइबोजाइम्स आर द मॉलिक्यूल जो के हैं तो न्यूक्लिक एसिड बट दे बिहेव एज एंजाइम। कैसे बिहेव करते हैं, एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। सो फ्रेंड्स 6 का करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, बी, राइबोजाइम्स। सो फ्रेंड्स अब हमारे पास है 7 MCQs। द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इज इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय। 7 हमारे पास क्या है, द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय। एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय। एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है। सो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, ए क्या है, फीडबैक इनहिबिशन, बी हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक, सी हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक और डी हमारे पास है फीडबैक कंट्रोल। सो फ्रेंड ए क्या है, करेक्ट आंसर है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन इसमें होता ये है कि अगर कोई रिएक्शन चल रहा है हमारे पास, उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, उसे सीरीज़ के अंदर जो एंजाइम है किसी ना किसी के साथ बाइंड कर जाता है। वैसे तो फर्स्ट एंजाइम के साथ ही बाइंड करता है और फिर क्या करता है, पूरे के पूरे रिएक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। उससे होता ये है कि फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनता और फिर इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जो किसका काम होता है, फीडबैक इनहिबिशन का। तो ए क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, ए रिएक्टेंट, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ए और बी के दरमियान कौन से एंजाइम है, ए मतलब फर्स्ट एंजाइम है। बी से सी बन रही है प्रोडक्ट, सी से डी प्रोडक्ट बन रही है। तो यहाँ पर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, रिएक्शन रुक रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिएक्शन रोकना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इनहिबिशन मतलब कि फीडबैक इनहिबिशन इसमें होता है। अब यहाँ पे जो है ना, ये रिएक्शन क्या कर रहा है, चलता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को रोकना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फीडबैक इनहिबिशन आएगा, यहाँ पर रुक जाएगा और यहाँ पर आकर
फर्स्ट वाले जो हमारे पास क्या फर्स्ट एंजाइम के साथ क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा, पूरे के पूरे रिएक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा और उसको फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनाने देगा। इस तरह से क्या करते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, रोक देते हैं एंजाइम की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 7 जिसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए है। 8 हमारे पास है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज। एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है। ए हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। लेकिन अगर पता है जो स्टूडेंट होगा ना वो देखेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो क्या करेगा, इसको टिक लगा देगा, लेकिन वो आगे नहीं देखेगा, आगे भी क्या है, को एंजाइम जो भी ये भी क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। को फैक्टर ये भी क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो डी हमारे पास क्या दिया हुआ, ऑल ऑफ दीज, जिसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे है, को एंजाइम कैसे, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। अब ये ना प्रोस्थेटिक ग्रुप ये क्या है, इसके पास क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये बुक के अंदर मेंशन है। बी हमारे पास क्या है, को एंजाइम, ये भी क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है ये, लेकिन क्या है, ये ऑर्गेनिक होता है और ये क्या होता है, लूजली अटैच होता है। लूजली अटैच होता है वो अलग बात है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है ना। सी हमारे पास है कोफैक्टर, कोफैक्टर ये भी क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। सो फ्रेंड मैं आपको एक चार्ट की मदद से समझाती हूँ। हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन और एक होते हैं नॉन प्रोटीन। प्रोटीन के पास प्रोटीन की एक टाइप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओपो एंजाइम, जो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नॉन प्रोटीन वो होते हैं जो नॉन प्रोटीन के पास आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर की भी फर्दर दो टाइप्स होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक और एक होती है ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक जो होते हैं उनके पास क्या उनकी भी दो टाइप्स होती है, एक होते हैं को एंजाइम्स और एक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली अटैच हुए हुए होते हैं, ठीक है ना, लूजली अटैच होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। और प्रोस्थेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली अटैच होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन ये क्या है, नॉन प्रोटीन है। हमें पता है को फैक्टर की टाइप है ना, को फैक्टर की टाइप है कि को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर एमसीक्यूज में क्या दिया हुआ हो, ये तीनों दिए हुए हों और ऑल ऑफ दीज ना दिया हुआ हो, तो हम करेक्ट आंसर किस पे लगाएंगे, को फैक्टर पे लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो टाइप्स हैं ये किसकी हैं, को फैक्टर की हैं, तो इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर को फैक्टर ना दिया हुआ हो और ये दोनों दिए हुए हैं तो हम किस पे लगाएंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप पर लगाएंगे, क्योंकि क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड हुए हुए होते हैं, टाइटली अटैच हुए हुए होते हैं। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट हैं एंजाइम के, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है। अब क्या है, 9 हमारे पास है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज, ठीक है ना। ओपो एंजाइम को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी और होलो एंजाइम भी कहते हैं। अब बताना है कि होलो एंजाइम कौन सा है, मतलब प्रोटीन पार्ट को हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। अब हमें बताना है कि मतलब कि जो प्रोटीन पार्ट है वो कौन सा है एंजाइम का। फॉर ए हमारे पास है राइबोजाइम। राइबोजाइम्स तो नहीं है ना, राइबोजाइम्स वो न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, वो आरएनए जो एंजाइम की तरह एंजाइम की तौर पर बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें मेरे पास, अब ये क्या है, एक चेन है, किसकी, राइबोसोम्स की, प्रोटीन की चेन है। अब यहाँ पर जो वर्क करेगा ना एज अ बिहेव न्यूक्लिक एसिड की तरह जो एंजाइम बिहेव करेगा उसको हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स एंजाइम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो नहीं है हमारा, हमें तो क्या पूछा गया है, प्रोटीन पार्ट बता दो एंजाइम का। तो ओपो एंजाइम, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रोटीन की एक टाइप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओपो एंजाइम कहते हैं। तो बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी क्या है, एसाइल ग्लाइसरॉल, नहीं ये तो नहीं है। डी हमारे पास क्या है, को एंजाइम हमें पता है क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है ना, नॉन प्रोटीन पार्ट है और क्या होता है, ये लूजली अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है, एंजाइम्स में। तो बी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास है 10 एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज है ये। सो फ्रेंड जो जो यहाँ तक पहुँचा है वो मुझे कमेंट में बताए कि उसे यहाँ तक समझ आया है या नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताएं लाजमी। तो 10 हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज एन ऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक्टिवेटर है। मैग्नीशियम किस एंजाइम का एक्टिवेटर है ये बता दें। तो ए हमारे पास है मैग्नाइज, नहीं। बी हमारे पास है फॉस्फेटस। सी हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स और डी हमारे पास है हेक्सोकाइनेंस।
बी हमारे पास क्या है, फोस्फेटस। अब फोस्फेटस जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम एक्टिवेटर यूज होता है। अब जो फोस्फेटस क्यों है भाई, देखें अब हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है। अब फोस्फेटस जो होता है ना, वो क्या करता है, फोस्फेट ग्रुप को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, किसकी मदद से, मैग्नीशियम एक्टिवेटर की मदद से क्या करता है, रिमूव कर देता है एंजाइम्स में। देन सी हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, जिसके अंदर कौन सा एक्टिवेटर यूज होता है, जिंक एक्टिवेटर यूज होता है। डी हमारे पास है हेक्सोकाइनेंस। हेक्सोकाइनेंस क्या करता है भाई, देखें फोस्फेटस जो होता है ना, वो क्या करता है, रिमूव कर देता है फोस्फेट ग्रुप को, लेकिन हेक्सोकाइनेंस क्या कर देता है, ग्रुप के मतलब कि जो फोस्फेट ग्रुप होता है उसको क्या करता है, ऐड कर देता है, उसके अंदर इन्वॉल्व कर देता है। ये हेक्सोकाइनेंस ये करता है। सो फ्रेंड्स, जो 10 है इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, जो कि है फोस्फेटस। सी जो है ना हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ये ऐसे एंजाइम है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करता है और क्या बना लेता है, जो कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये बॉडी के अंदर एसिड और बेस के तौर पर भी क्या होता है, यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कार्बोनिक जो एसिड होता है वो कहाँ होता है, नेफ्रॉन्स में भी होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का क्या काम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में क्या यूज़ होता है, जिंक एक्टिवेटर यूज़ होता है। और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड वो एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, एसिड और बेस के तौर पर बॉडी के अंदर यूज़ होता है और जो नेफ्रॉन्स में भी क्या होता है, मौजूद होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आएगा। जिसका 10 का जो करेक्ट आंसर है बी, हमारे पास क्या है, बी करेक्ट आंसर है, फोस्फेटस। जिसका क्या काम होता है, वो क्या करता है, रिमूव करता है फोस्फेट को, किसकी मदद से, मैग्नीशियम एक्टिवेटर की मदद से। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किए चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स के चैप्टर के एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। अब ये 10 एमसीक्यूज हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ तक 10 एमसीक्यूज तक डिटेल के साथ समझा है जिन्होंने, वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि और मुझे कमेंट में डन लिखकर बताएं कि हाँ हमने अच्छे से समझा है। सो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताएंगे मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एंट्री के स्टूडेंट हैं, उनको भी क्या हो, बेनिफिट हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।